हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। आज हम पढ़ते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 को, मातृभूमि। अब हम इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। अब आता है पाठ से। इसमें बोला गया है कि आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। अब इसमें बोला गया है मेरी समझ से। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा मतलब स्टार बनाइए। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो ऑप्शन दिया गया है चरण, दूसरा ऑप्शन है वंशी, तीसरा है हिमालय और चौथा है सिंधु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फोर्थ सिंधु सही है इसका ऑप्शन। अब दूसरा दिया गया है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से फर्स्ट ऑप्शन है भारत की प्रशंसा की गई है। सेकंड ऑप्शन है भारत के महापुरुषों की जय की गई है। तीसरा ऑप्शन है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। चौथा ऑप्शन है भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तीसरा, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न खा। अब अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और कारण बताएं कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। मतलब इसमें ये बोला गया है कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो और उनसे पूछो कि कारण बताओ कि आपने ये ऑप्शन ही क्यों चुनी। तो पहला इसका उत्तर है फर्स्ट, प्राचीन भारतीयों ने हिंद महासागर का नाम मूल रूप से सिंधु महासागर रखा था। भारत के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविता में हिंद महासागर के प्रति अपने लगाव के कारण इसे सिंधु कहा है, इसलिए सिंधु शब्द उचित होगा। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि प्राचीन भारतीयों ने हिंद महासागर का नाम मूल रूप से सिंधु महासागर रख दिया था। जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने हिंद महासागर का नाम क्या रख दिया था, सिंधु महासागर। भारत के नाम पर इस महासागर का नाम क्या था, हिंद महासागर। भारत के नाम पर इन्होंने क्या रख दिया था, हिंद महासागर। सोहनलाल द्विवेदी जो थे वे अपनी कविता में हिंद महासागर के प्रति अपने लगाव, मतलब उनका जो लगाव है उसके कारण सिंधु कहा, इसलिए उन्होंने सिंधु कहा उसे, इसलिए सिंधु शब्द उचित होगा कि सही होगा सिंधु शब्द। अब दूसरा, कवि सोहनलाल जी ने मातृभूमि कविता में भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलाया, पवन, घने आम के वृक्षों आदि का विस्तार वर्णन किया है और
इस प्रकार भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की है। विकल्प का चयन उचित है। मतलब इसमें बोला है कि कवि जो सोनलाल जी थे, उन्होंने मातृभूमि कविता में भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलाया, पवन, घने आम के वृक्षों आदि का विस्तृत से अच्छे से उन्होंने वर्णन किया इन सब का, और इस प्रकार भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा उन्होंने अच्छे से की है। विकल्प का चयन उचित है, इसलिए ये उचित है। अब हम पढ़ेंगे मिलकर करें मिलान। हम पढ़ते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। मतलब इसमें बोला गया है कि हमें इसमें सही मिलान करने हैं। हम किसी वर्ड, शब्दकोश मतलब इंटरनेट, नेट वगैरह का, और या शिक्षकों, मतलब हम इस चीज़ों की मदद ले सकते हैं। अब ये है शब्द और ये है अर्थों का संदर्भ। तो चलिए, पहला है हिमालय। हिमालय किससे, इसका आंसर क्या है हिमालय का? हिमालय का आंसर है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। दूसरा है त्रिवेणी, इसका आंसर क्या है? 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, इसका ऑप्शन है 4। तीसरे का क्या है? मलय पवन, ये किससे मिल रहा है? दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। चौथा ऑप्शन है सिंधु। सिंधु किससे है? समुद्र, एक नदी का नाम। पांचवा है भारत की प्रसिद्ध नदियां। छठा है रघुपति। रघुपति किससे है? श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। चौथा है, सातवां है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है वासुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आठवां है सीता। सीता किससे? जनक की पुत्री जानकी। नमा है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता। 10 है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। मैंने ये मिलान कर दिए और साइड से मैंने इनके नाम भी लिख दिए कि पहला किससे मिल रहा है और दूसरा किससे है। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अच्छे से समझ लो, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम पढ़ते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसको हम अच्छे से समझते हैं, विचार करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें बोला है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। क्या है इसका? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली
इतिहास को आधार बनाकर अपनी बात प्रमाण पूर्वक कहते हैं। सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए आदि युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते। हम वीरता पूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं तो दूसरी तरफ दया, सत्य और अहिंसा को अपनाकर न केवल अपने देश का हित करते हैं अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का भी हित करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाले भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं। इसमें बोला गया है कि कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हैं, मतलब उसको बार बार गाते रहते हैं कि मेरी मातृभूमि ये है, भारतवर्ष की महिमा का गुणगान, मतलब मेरी भारतवर्ष ऐसी है ही, मेरी भारतवर्ष वैसी है। यहाँ के गौरवशाली इतिहास को आधार बनाकर अपनी बात प्रमाण पूर्वक कहते हैं, मतलब अपनी इतिहास की, मतलब अपनी बात अच्छे से मनवा कर उसको बोल देते हैं। सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े, मतलब वो बोलते हैं कि यदि मुझे दुश्मन से मतलब दुश्मन को हराने के लिए मुझे युद्ध भी करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो युद्ध करने चले जाएंगे। वीरता पूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब जैसे वो जवाब देगा तो वो जवाब लेगा भी, कि वीरता पूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ अच्छे से जवाब देंगे। इस तरह हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं, मतलब अत्याचार भी करते हैं वो, और दूसरी तरफ दया, सत्य, अहिंसा को अपनाकर न केवल अपने देश हित करते हैं अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का भी हित करते हैं, मतलब वे गौतम बुद्ध को अपना कर भी बौद्ध धर्म का भी हित करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाले भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लो और लिख लो। अब हम पढ़ते हैं सोच विचार के लिए। अब इसमें इसमें कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, मतलब अपनी पोयम को दोबारा अच्छे से पढ़िए, उसका पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि कोयल कहाँ रहती थी, तन मन कौन संवारती है, झरने कहाँ से झरते हैं, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। तो हम पढ़ते हैं कोयल पहला। हम पहला पढ़ते हैं कोयल। कोयल कहाँ रहती थी, कहाँ रहती है? आंसर, कोयल की ज्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर ही रहती हैं। ये दुनिया में उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों ही स्थानों पर रहती हैं। मतलब कोयल जो होती है ज्यादातर पेड़ों पर होती है, ये हम सबको पता है। ये दुनिया में उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों ही स्थानों पर रहती हैं, ये दोनों स्थानों पर ही रहती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, तन मन कौन संवारती है? आंसर, मलय पवन तन मन संवारती है। यह पवन दक्षिण भारत के मलय गिरी पर्वत के शिखरों से
बहकर शिखरों से बहकर आती है। यह चंदन की खुशबू युक्त होती है। मतलब मलय पवन जो होती है वो तन मन से संवारती है। यह पवन दक्षिण भारत के मलय गिरी पर्वत के शिखरों से बहती है, वहां से बहकर आती है और ये चंदन की खुशबू युक्त होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है चंदन की खुशबू। अब आता है तीसरा, झरने कहाँ से झरते हैं। इसमें पूछा झरने जो होते हैं वो कहाँ से झरते हैं। अब उत्तर, झरने हमारे देश के पहाड़ और पहाड़ियों से झर झर कर नीचे बहते हैं। झरने जो होते हैं वो हमारे देश के पहाड़ और जो पहाड़ियों होते हैं वहां से झर झर कर नीचे बहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण, इसका मतलब उसी क्वेश्चन का चौथा पॉइंट है ये। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, उसमें पूछा ना, ये सब पूछे थे, तो इसका चौथा ऑप्शन ये भी है कि श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। तो पढ़ते हैं उसका आंसर, उत्तर, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध ना करने का निश्चय किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए क्षत्रिय धर्म की सुरक्षा करते हुए युद्ध करने को कहा। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा ना समझे तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। उनके इन उपदेशों को गीता में संकलित किया गया है। गीता में संकलित ये उपदेश हमारी अमूल्य निधि है। मतलब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने जो प्रियजन थे उनके मतलब प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध न करने का निश्चय लिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए, मतलब उनको प्रेरित करा कि क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपको क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना है, इसलिए आपको युद्ध करना होगा। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा ना समझे, मतलब जब कोई प्रेम की भाषा ना समझे तो युद्ध करना आवश्यक है। कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा समझो नहीं तो युद्ध करना बहुत आवश्यक होता है, तो वो ही हो जाता है। उनके इन उपदेशों को गीता में संकलित किया गया है। गीता में संकलित ये उपदेश हमारी अमूल्य निधि है। अब आता है 5, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था। गौतम बुद्ध के सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने देश विदेश में फैलकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। बौद्ध धर्म का जन्म, इसका प्रसार भारत से ही पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं सोच विचार के लिए। अब हम इसका उसी का क्वेश्चन वो हमने का पढ़ा था, अब हम पढ़ते खा। इसमें क्या बोला है, नदियां लहर रही हैं, पग पग झर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, बेग, जोश। अब जहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। अब इसमें बोला गया है कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ जटा झर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन, मतलब इन्होंने बोला है ना कि पता लगाइए लिखिए कि कविता में, तो कहाँ कहाँ छटा झर रही है, किसका पानी लहर रहा है, ये सब हमें पढ़ना है ना। तो अब हम इसका आंसर देते हैं कहाँ कहाँ जटा
झेल रही है। तो नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल टूर टूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर ये गलत हो गया है शायद, यहाँ पे होगा कि नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है। ये टू टू लिखा है लेकिन यहाँ पे आप लिख लेना दूर दूर तक फैल जाता है। अब नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि किसका पानी लहर रहा है, तो इसका उत्तर है गंगा, यमुना और त्रिवेणी। गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो इसको हम इतना ही पढ़ेंगे कि यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। इसमें बोला गया है कि यमुन शब्द यहाँ जो है वो यमुना है और नदी के लिए आया है यमुन शब्द। कभी कभी जो होता है कि कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। लेकिन यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब और ही अच्छे से पढ़ेंगे हम कविता को, तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। मतलब हमें उसके बारे में और जानकारी पता चलेगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए। मतलब जैसे कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज दिखाई दी तो हमें आपस में, मतलब अपने फ्रेंडों के साथ किसी के साथ उसे साझा कीजिए, मतलब उन्हें बताइए और लिखिए भी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है तो उसको लिख लो कि ये बात सही है। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आता है मिलान। इसमें दे रखा है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। ठीक है, अब दे रखा है स्तंभ 1 और दूसरा देखा है स्तंभ 2। ठीक है, अब इसमें दे रखा है वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ये किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ सम्मान है। इसमें ये किससे था? वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ये इसका आंसर क्या होगा? मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ सम्मान है। अब दूसरा आता है चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। तो इसका आंसर क्या है? वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी
पेड़ पौधे के बीच प्रशंसता से गीत गा रहे हैं। इसका आंसर है तीसरा। ठीक है, अब इसमें तीसरा है अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। तो इसका आंसर क्या है? पहला। यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा है। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलाकर चर्चा कीजिए। का ऑप्शन क्या है? का। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। इसमें बोला है कि कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर भी लिखना होगा। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर खुद लिख सकते हो कि कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। चलिए, इसका उत्तर क्या है? कोयल आम के पेड़ों की घनी छाव में आनंद और प्रसन्नता से पुकार रही होगी। हो सकता है कि वह अपने साथियों को बुला रही हो या अपने आसपास के वातावरण की सुंदरता की प्रशंसा कर रही हूँ। वह कुहू कुहू की मधुर ध्वनि से पुकार रही होगी। क्या बोला गया इसमें? कोयल आम के पेड़ की घनी छांव में आनंद और प्रसन्नता से पुकार रही होगी। हो सकता है या अपने साथियों को बुला रही होगी या अपने आसपास के वातावरण की सुंदरता उसको प्रशंसा कर रही होगी और वह कुकू की मधुर ध्वनि से पुकार रही होगी। ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था? बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो इसमें बोला है पवन किसका तन मन संवारती है, वह ये कैसे करती है। तो इसका भी हम आंसर देते हैं। इसका उत्तर ये रहा। मलय पवन शीतल मंद सुगंधित होती है और वह हमारे तन मन को संवारती है। इस वायु का स्पर्श हम तन मतलब तन को हम क्या बोलते हैं? शरीर से करके पुलकित होते हैं। यह वायु हमारे मन को भी हर्षित एवं उल्सित कर देता है। इसमें बोला गया कि मलय पवन जो होती है वो शीतल मन सुगंधित होती है, कि बहुत अच्छी होती है, उसकी मन सुगंधित होती है, अच्छी होती है, और वह हमारे तन मन को संवारती है। तन मन होता है उसको संवारती है। इस वायु का स्पर्श हम तन से हम क्या बोलते? शरीर से करके पुलकित होते हैं। यह वायु हमारे मन को भी हर्षित एवं उल्सित कर देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें अब क्या दे रखा है? शब्दों के रूप दे रखे हैं। क्या बोला है इसमें? चलो पढ़ते हैं। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। का मतलब इसमें बोला है कि जो हमारी गतिविधियां दी गई हैं उसमें हमारे शब्दकोश हैं और अपने शिक्षकों साथियों हम उनकी भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोगों को। इसमें का नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। जगमग जटा निराली, पग पग जहर रही है। जगमग जटा निराली, पग पग जहर रही है। अब इसमें क्या बोला गया है? इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। हाँ सही बात, पग पग आया है 2 बार। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं।
इनके अर्थ लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जोड़ों के साथ, हमें उसके अर्थ लिखने। देखते हैं कौन से शब्द दिए गए हैं हमें। जैसे कि है घर। घर का क्या हो सकता है, सोचो कुछ, क्या हो सकता है घर का। हर घर, प्रत्येक घर। क्या हो सकता है, हर घर, प्रत्येक घर। अब इसमें दे रखा है दूसरा, बाल बाल। तो इसका क्या आंसर होगा, प्रत्येक बाल। अब इसमें दे रखा है सांस सांस। तो इसका आंसर क्या होगा, हर सांस, प्रत्येक सांस। अब इसमें दे रखा है देश देश। इसका आंसर क्या है, प्रत्येक देश, हर देश। चौथा है, पांचवा है पर्वत पर्वत। इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रत्येक पर्वत या एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक। प्रत्येक पर्वत या एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन था खा, जो दे रखा है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। क्या बोला है, वह बुद्ध भूमि मेरी, सॉरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो इसमें क्या बोला है, कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। मतलब कविता में जो भूमि जो है उनसे अलग अलग शब्द जोड़कर, अलग अलग शब्द बनाकर उनको जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, चलो पढ़ते हैं। जैसे कि तप, देव, भारत, जन, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। तो इसमें हमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। हम इनमें से, इन ऑप्शनों में से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सोचकर इनमें लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि हम फर्स्ट में लिखते हैं तप भूमि। तप भूमि का क्या हो जाएगा, तपस्या की भूमि। ठीक है। अब दूसरे में है मरुभूमि। मरुभूमि का क्या होगा, हो जाएगा मरुस्थल की भूमि। ठीक है। अब तीसरा, तीसरे में क्या है, देवभूमि, देवताओं की भूमि। चौथे में क्या हो जाएगा, मल्य भूमि। मल्य भूमि में क्या है, मल्य पर्वत की भूमि। ठीक है। अब इसमें आ जाएगा जन्मभूमि। जन्मभूमि का क्या हो जाएगा, जन्म की भूमि। ओके। अब इसमें आ जाएगा कर्मभूमि। कर्मभूमि का क्या हो जाएगा, कर्म स्थल की भूमि। रंगभूमि, रंगमंच की भूमि। ठीक है। अब आ जाएगा रणभूमि। इसमें क्या हो जाएगा, युद्ध की भूमि। मतलब ये ऑप्शन जो दिए रखे हैं ना, संकेत जैसे ये दे रखा है ना, हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मतलब अपने दिमाग से सोचकर लिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दे रखे हैं। और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिख दिया है 8। आप 6 भी लिख सकते हो, इसमें ऑप्शन 6 भी दे रखे हैं, 6 भी लिख सकते हो, कुछ भी सोचकर लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। अब दे रखा है थोड़ा विन, थोड़ा सम्मान। तो पढ़ते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। तो इसमें क्या दे रखा है, जग जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो इसमें क्या बोल रखा है, दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें
केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है। ठीक है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है कि नहीं? एक मात्रा के कारण दया और दिया, क्या आगे दी, मतलब छोटी की मात्रा आ गई ना, इस एक मात्रा के कारण पूरा शब्द बदल गया। तो पूरी तरह बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलाकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए, मतलब हम भी अपने शब्दों की ऐसी सूची बनाए जिनमें एक मात्रा का अंतर हो, केवल एक मात्रा का। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, घड़ा, घड़ी, इसमें एक मात्रा का अंतर है, बड़ी की मात्रा आ गई, घड़ा, घड़ी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें बोल रखा है पाठ से आगे आपकी बात। इसमें का में क्या बोला रखा है? इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। जैसे इसमें बोला गया है कि मतलब कविता में भारत का सुंदर अच्छे से वर्णन मतलब बताया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह आपको कैसा लगता है, मतलब वह स्थान जहाँ पर आप रहते हैं वो स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताओ, मतलब वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, विशेषताएं। जैसे अब इसमें दे रखा है संकेत। इसमें क्या बोल रखा है? प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। चलो, आप अपने मन से ही बता सकते हो, वैसे मैंने बता दिया एग्जाम के तौर पर, तो मैं ये दे रही हूँ। इसका आंसर है, मैं भारत के उत्तराखंड राज्य में रहती हूँ। अब आप जहां पर भी रहते होंगे आप वो बताना, क्योंकि आप अपने इसमें मन की बात लिखो, जिसमें पूछा है ना आप किस स्थान पर रहते हैं, वो कैसा स्थान कैसा है, कौन कैसे, मतलब स्थान की विशेषता क्या क्या है, ये सब बोलना है। तो आप अपने स्थान की भी बता सकते हो। यहाँ के शांत वातावरण एवं प्राकृतिक सुंदरता के कारण मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरी भरी वादियों और झरने इस क्षेत्र को एक स्वर्गीय रूप प्रदान करते हैं। यहाँ की जलवायु भी विशेष रूप से मनमोहक है। गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में बर्फबारी यहाँ के लोगों और पर्यटकों को आनंदित करती है। उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान में भट्टे की चूरकानी, आलू के भुट्टे और मंडवे की रोटी प्रमुख है, जो यहाँ की विशिष्टता को दर्शाती है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान में ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी और केदारनाथ शामिल हैं। यहाँ के स्थान पर क्या शामिल है? केदार, मतलब ये सारी चीजें शामिल हैं, जो अपनी धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के लिए व्याख्यात है। अब मैंने इसमें अपनी सारी चीजें बता दी कि मेरे स्थान की विशेषता क्या है, स्थान कैसा है, किस स्थान पर रहती हूँ, ये सारी चीजें बता दी। आप भी इसी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, अब इसका हम खा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने परिवार या सदस्य या मित्र, इनमें से मतलब किसी के बारे में लिख सकते हो कि आपको जो आपका सबसे अच्छा
हो, जैसे कि कोई आपके साथ अच्छा मित्र हो, सदस्य है, परिवार जो भी हो, कि उनके बारे में आप एक अच्छी-अच्छी बातें लिखो कि उनकी बातें क्या-क्या अच्छी लगती है, कौन-कौन सी अच्छी लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, वो ही लिखना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसमें उत्तर दिया है, मैंने इसमें लिखा है कि मेरी माताजी का नाम सरस्वती देवी है। वे एक बहुत ही स्नेही और धैर्यवान व्यक्ति हैं। मैंने अपनी इस माँ के बारे में बताया है और आप किसी के भी बारे में बता सकते हो। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे हमेशा हमें सही मार्गदर्शन करती हैं और हर परिस्थिति में हमारा साथ देती हैं। उनके प्रेम और सेवा की भावना मुझे बहुत प्रेरित करती है। वे हमेशा परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती हैं और हमें भी एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद हमेशा लाजवाब होता है और उनके हाथों का खाना खाकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। उनकी मेहनत और समर्पण मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें मैंने अपनी माता जी के बारे में बताया कि मुझे उनकी कौन-कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और वैसे हर कोई अपनी माता के बारे में मतलब अच्छा ही बताएगा, क्योंकि वो माँ जो होती है हमें सही राह दिखाती है, सही मतलब सही मार्गदर्शन में ले जाती है, मतलब सब कुछ अच्छा ही बताती है कि ये, क्योंकि माँ होती है ऐसी है। तो इसी तरह से जो आपको आपके सदस्य, परिवार या दोस्त जो भी अच्छा लगे उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही लिखो, अपने ही मन से भी लिख सकते हो कि आपको कौन अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बंसी से। इसमें क्या बोल रखा है? श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। क्या बोला है? श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। अब इसमें बोला गया है बंसी बांसुरी को कहते हैं, सही बात। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है, सही बात। मतलब जो हम मुंह से फूंक मार कर इसको हम बजाते हैं तो वाद्य यानी ये बाजा है, वाद्य को बाजा बोल सकते हैं। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए। मतलब ये नीचे दिए गए हैं ना, अब हमें ना इनके मतलब अच्छे से देखना है। जो फूक से बजाए जाते हैं ना, मतलब बस यही दे रखे हैं और सही चित्र के नीचे लिखिए। इसमें ये चित्र भी दे रखे हैं ना, एक मिनट मैं भी दिखाऊंगी। चित्र भी दे रखे हैं, उनके नीचे भी हमें लिखने हैं। अगर हम इनके मतलब सही लिख लेंगे। अब जैसे कि आप बताओ इसमें कौन सा फूक से, मतलब फूक से तो सब है, इसमें कौन कौन सा आपको सही दिख रहा है? जैसे कि बांसुरी, दूसरा है शंख, तीसरा है अलगोजा, चौथा है बीन, पांचवा है सिंगी, छठा है नास्वरम, चौथा है छठा, सातवां है भंकोरा, पांचवा वो फिर है सहनाई। क्या है? सहनाई। अब इसके वो भी दे रखे हैं चित्र, हमें इन सबको चित्र वाइज लगाने हैं। जैसे कि अब इसमें ये क्या है? अलगोजा, ये क्या है? बीन। अब ये है तीसरा बांसुरी, चौथा है सिंगी, पांचवा है सहनाई, छठा है नास्वरम, सातवां है भंकोरा और आठवां है संग। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख सकते हो। ये फूंक से बजाए जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है आज की पहेली। इसमें क्या है?
आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है, मतलब इसमें ये शब्द दे रखे हैं गलत, तो हमें ना इसको सही शब्द बनाना है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है पहला समहगर, तो इसमें समहगर, इसमें क्या हो जाएगा महासागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा महासागर। अब इसका क्या है दूसरा है हमियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा हिमालय। ठीक है, आप सोच सकते हो अपने दिमाग लगाकर। अब है ग ख ख ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा गंगा। भतर, भतर का क्या आंसर हो जाएगा भारत। लग के इसका आंसर हो जाएगा कोयल। वनप, छठा क्या है वनप, इसका आंसर हो जाएगा पवन। मतलब हमें अपना दिमाग लगाना है इसमें कि हमें ये गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें गलत दे रखे हैं, हमें इधर सही करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने ये दे दिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।